सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज है जो रात के घंघोर अंधेरे में एकदम भयानक तूफान में फंस गया है। और लहरें एकदम पहाड़ जितनी ऊंची उठ रही हैं। बिल्कुल। और बिजली कड़क रही है। जहाज तेजी से डूबने लगता है। अब उस जहाज का जो कप्तान है, जिसे समाज एक बहुत ही मतलब एक शराबी और चरित्रहीन इंसान मानता है, वो अपनी जान बचाकर भागने के बजाय वहीं जहाज के ब्रिज पर डटा रहता है। हाँ, और आखिरी दम तक यात्रियों को बचाते हुए उसी जहाज के साथ डूब जाता है। सही बात है। और दूसरी तरफ सोचिए, एक बहुत ही ज्ञानी पुजारी है, वो सुरक्षित अपने मंदिर में बैठकर लोगों को नैतिकता के बड़े बड़े और लंबे उपदेश दे रहा है। अब यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है कि इन दोनों में से सच्चा नैतिक इंसान आखिर है कौन? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी बुनियादी मान्यताओं पर चोट करता है। मतलब हम अक्सर सिर्फ ज्ञान को या किताबी शब्दों को और उपदेशों को ही नैतिकता मान लेते हैं, जबकि असली परीक्षा तो किसी संकट के उस एक पल में होती है। हाँ, एग्जैक्टली। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, यानी जो सोर्स मटेरियल है, वो इसी तीखे सवाल का जवाब तलाशती है। आज हम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य पाठ्यक्रम पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। ये कोई आम एकेडमिक सिलेबस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये खोलना है कि क्या सिर्फ किताबें पढ़कर कोई समाज सभ्य बन सकता है, या फिर क्या नैतिकता के लिए किसी बहुत ही अलग और एकदम मौन शक्ति की जरूरत होती है। और ये सफर बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस मटेरियल में ना दो बिल्कुल अलग-अलग छोरों को एक साथ पिरोया गया है। जैसे एक तरफ शब्दों के जादूगर हैं। हाँ, एक तरफ हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो शब्दों और भावनाओं के मास्टर हैं, और दूसरी तरफ सरदार पूरन सिंह हैं, जो ठीक इसके उलट ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सच शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में है। तो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से ही शुरू करते हैं। जब भी हिंदी साहित्य में छायावाद की बात होती है, उनका नाम सबसे पहले आता है। पर उनका जीवन किसी शांत कविता जैसा तो बिल्कुल नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं। अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो 1889 यानी 1889 में वाराणसी के एक बहुत ही अमीर और रसूखदार संघानी साहू परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो तंबाकू का बड़ा व्यापार था ना उनका। हाँ हाँ, तंबाकू का बहुत बड़ा बिजनेस था। घर में विद्वानों की महफिलें सजती थीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मतलब एकदम परफेक्ट माहौल था। लेकिन ये जो परफेक्शन था, ये बहुत ही जल्दी चूर चूर हो गया। परिस्थितियां अचानक से पलट गईं। सही कहा। सिर्फ 11 साल की कच्ची उम्र में प्रसाद जी ने अपने पिता को खो दिया। और जैसे इतना दुख काफी नहीं था, जब वो 16 साल के हुए तब उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। बापले, सिर्फ 16 साल का एक लड़का। मतलब सोचिए, उसके कंधों पर अचानक से एक गिरता हुआ व्यापार और पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी गिर पड़ती है। लेनदारों का इतना दबाव और अपनों को खोने का दुख। और इस सबके बीच उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। एकदम से एक दबाव वाली भट्टी यानी क्रूसिबल जैसी स्थिति बन गई थी उनके लिए। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बड़ी वैचारिक उलझन होती है। कैसी उलझन? मतलब अक्सर जब कोई इंसान इतने भारी दुख और कठोर यथार्थ का सामना करता है, खासकर इतनी छोटी उम्र में, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है या थोड़ा कठोर और सिनिकल बन जाता है। तो इन कड़वी वास्तविकताओं ने एक कवि की इतनी कोमल, रोमांटिक और राष्ट्रवादी आवाज को आखिर कैसे जन्म दिया? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रसाद जी ने इस बाहरी दुनिया के शोर और दुख से लड़ने के बजाय अपने भीतर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया का निर्माण किया। अपने भीतर एक सेफ स्पेस बनाया एक तरह से। एग्जैक्टली। उन्होंने स्कूल छूटने के बाद हार नहीं मानी। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी, हिंदी और उर्दू का बहुत गहन अध्ययन किया। वेद पढ़े, उपनिषद और बौद्ध दर्शन को गहराई से समझा। और जहां तक आपकी उलझन की बात है कि दुख ने उन्हें कठोर क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब ना छायावाद के मनोविज्ञान में छिपा है। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले जो लोग छायावाद को सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के एक टेक्निकल वर्ड की तरह जानते हैं, उनके लिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या ये यूरोपियन लिटरेचर का जो रोमांटिसिज्म है, वही चीज है हिंदी में? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, हाँ, आप इसको रोमांटिसिज्म से जोड़ सकते हैं काफी हद तक, लेकिन इसमें भारतीय दर्शन की बहुत गहरी जड़ें हैं। मतलब असर थोड़ा अलग होता है इसका। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब बाहरी दुनिया बहुत ही क्रूर, मतलब क्रूअल और अनियंत्रित हो जाती है, तो कई बार एक कलाकार अपने अंदर एक आदर्श दुनिया बनाता है।
छायावाद वो शैली है जहां प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे नहीं रह जाती, बल्कि वो सीधे इंसान की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, यानी पेड़ पौधे भी जैसे महसूस कर रहे हो? बिल्कुल, इसमें भाषा की खूबसूरती बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है। एक अजीब सी रहस्यमयी मिठास होती है। प्रसाद जी ने अपनी उस पर्सनल पीड़ा को किसी सार्वजनिक गुस्से या झल्लाहट में नहीं बदला, बल्कि उन्होंने उसे एक ऐसी दार्शनिक ऊंचाई दे दी जहां वो दुख भी एक सुंदर कविता बन गया। वाह! यानी उनकी रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम या सुंदरता दिखती है, वो खोखली नहीं है, वो उनके अपने आंसुओं और अपने दुख की नींव पर खड़ी है। सही बात है। ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सच है उनके बारे में। मतलब उनकी कविताएं बाहरी दुनिया से भागने का कोई रास्ता नहीं थी, बल्कि उस टूटती हुई दुनिया को एक आदर्श रूप में ढालने की कोशिश थी। और देखिए ना, इसी कोशिश में उन्होंने ऐसे शब्द रचे जो सिर्फ किताबों के पन्नों पर नहीं रहे, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के लिए ईंधन बन गए। एकदम सही कहा। यहाँ विषय और भी अधिक रोचक हो जाता है, खासकर जब उनके 1931 यानी 1931 में लिखे गए नाटक चंद्रगुप्त पर आते हैं। ओह, चंद्रगुप्त। उस नाटक में एक बहुत ही फेमस कविता है, स्वतंत्रता पुकारती। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। हाँ, वही यवन सेनापति सेल्यूकस वाला सीन ना। बिल्कुल, यवन सेनापति सेल्यूकस की एक बहुत विशाल ऐसी सेना जिसे हराना नामुमकिन लग रहा है, वो सामने खड़ी है। और तक्षशिला की राजकुमारी अलका, जो कि एक राष्ट्र सेविका भी है, वो भारतीय सैनिकों और युवाओं के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए ये गीत गाती है। वो कहती है, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। रुकिए जरा, इस कविता की ध्वनि को महसूस कीजिए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से। अगर किसी को इस भारी एकदम संस्कृत वाली हिंदी का एक एक शब्द समझ में ना भी आए ना, तब भी इस धुन में जो एक युद्ध के नगाड़ों जैसी जो आवाज है, वो सीधे खून में उबाल ला देती है। हाँ, यही तो उसकी ताकत है। इसे ही शायद साहित्य में वीर रस कहते हैं ना। एकदम सही पकड़ा। वीर रस का सीधा सा मतलब यही है, साहित्य का वो भाव जो आपके शरीर में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा दे, जो आपके भीतर के डर को बिल्कुल खत्म करके एक उत्साह और बहादुरी को जगा दे। प्रसाद जी ने अपनी उस काल्पनिक पात्र अलका के जरिए ठीक यही काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर सिर्फ उस नाटक के मंच तक सीमित नहीं था। 1931 के भारत की स्थिति देखिए। ये वो दौर था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने सबसे नाजुक और उग्र मोड़ पर था। हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का समय। बिल्कुल, उन युवाओं का बलिदान पूरा देश देख रहा था। सबके अंदर एक आग थी, और ऐसे माहौल में एक नाटक की काल्पनिक पात्र के वो शब्द, वो असल में भारत के युवाओं को याद दिला रहे थे कि तुम अमर वीरों की संतान हो, आगे बढ़ो। साहित्य यहाँ सिर्फ समाज का आईना नहीं रहा, साहित्य खुद एक मूवमेंट बन गया। शब्द सच में लोगों को कर्म करने के लिए ढकेल सकते हैं। ये शब्दों की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर सही वक्त पर सही जज्बे के साथ शब्द निकलें तो वो दिशहीन लोगों को एक मकसद दे देते हैं। वो एक चिंगारी का काम करते हैं। लेकिन और यहाँ से हमारी ये चर्चा एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। मैं यहाँ एक बुनियादी सवाल उठाना चाहती हूँ। बोलिए। हम ये तो मान लेते हैं कि शब्दों में आग लगाने की या प्रेरित करने की बहुत ताकत होती है, लेकिन क्या सिर्फ ऐसी इंस्पायरिंग कविताएं पढ़ लेना या बड़े बड़े फिलॉसफी के लेक्चर सुन लेना या महान साहित्य को रट लेना, क्या ये सब एक इंसान को असल में अच्छा या सभ्य बनाने के लिए काफी है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब क्या शब्दों की ये चिंगारी खुद ब खुद एक मॉरल और नैतिक समाज बना सकती है? और यहीं पर ना सरदार पूरन सिंह जी का दर्शन इस चर्चा में एंट्री लेता है। उनका वो बेहद प्रसिद्ध निबंध आचरण की सभ्यता। और ये दर्शन सचमुच हमारी पूरी सोच की नींव को हिलाकर रख देता है। सरदार पूरन सिंह का सबसे बड़ा तर्क यही है कि जो सच्चा आचरण है, यानी हमारा जो ट्रू कंडक्ट है, वो विद्या, कला, साहित्य, पैसा और यहाँ तक कि किसी भी औपचारिक धर्म से बहुत ऊपर है। तो इस पूरी बात का असल में मतलब क्या निकलता है? क्या इसका यह अर्थ है कि ज्ञान या पढ़ाई लिखाई का कोई मोल ही नहीं है? नहीं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान करें तो लोग अक्सर कहते हैं कि किताबें और शास्त्र किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह हैं और हमारा आचरण वो असली खाना है। सही एग्जाम्पल है। लेकिन मुझे ना ये मेन्यू कार्ड वाला उदाहरण थोड़ा हल्का लगता है। मतलब ये बताता तो है कि आचरण क्या है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो बनता कैसे है। पूरन सिंह जी के हिसाब से ये जो आचरण है, ये असल में काम कैसे करता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पूरन सिंह जी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि आचरण की अपनी कोई भाषा नहीं होती।
इसका कोई ग्रामर नहीं होता। इसकी भाषा हमेशा मौन रहती है। वो इसको समझाने के लिए प्रकृति का एक शानदार उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण? वो कहते हैं हिमालय पहाड़ को देखिए। क्या वो एक दिन में किसी शोर शराबे या किसी जादू से बन गया? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। बिल्कुल। प्रकृति ने एक बहुत ही मौन लेकिन लगातार चलने वाले हथौड़े से उसे घड़ा है। करोड़ों सालों तक बर्फ, पानी और रेत के कणों ने बिना कोई शोर किए उस विशाल पहाड़ का निर्माण किया है। तो जो सच्चा आचरण होता है वो भी इसी हिमालय की तरह है, जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया और मौन परिश्रम से अंदर ही अंदर बनता है। वाह। तो अगर हम इसे आज के दौर के किसी साइंटिफिक या मैकेनिकल उदाहरण से समझें तो आचरण असल में हमारे शरीर की एक मसल की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसे। जैसे जब हम जिम जाते हैं और हैवी वेट उठाते हैं तो शुरू में वो मसल टूटती है, उसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर वो पहले से और ज्यादा मजबूत होकर जुड़ती है। आप सिर्फ एक्सरसाइज की किताबें पढ़कर तो अपनी मसल्स नहीं बना सकते ना, आपको उस दर्द और उस दबाव से गुजरना ही पड़ता है। सही बात है। पूरन सिंह जी भी एक तरह से यही कह रहे हैं कि आचरण कभी कंफर्टेबल कुर्सियों पर बैठकर उपदेश सुनने से नहीं बनता। ये तो जीवन के तूफानों में, संघर्षों में खिंचकर और टूटकर ही मजबूत होता है। ये आपने बहुत ही सटीक तुलना की है। पूरण सिंह जी स्पष्ट लिखते हैं कि आचरण सत्संग या मीठी मीठी बातों से नहीं आता, बल्कि बर्फ, आंधी, गरीबी और जीवन की कड़वी सच्चाइयों से कड़ा जाता है। वो अपने निबंध में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी भी सुनाते हैं। वो राजा और किसान वाली कहानी? हाँ। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करते हुए अपना रास्ता भटक जाता है। एकदम भयानक ठंडी रात है, बर्फ गिर रही है। राजा भूख और ठंड से ठिठुर रहा है, लग रहा है बस जान चली जाएगी। तभी उसे पहाड़ पर एक बहुत ही गरीब किसान की झोपड़ी दिखाई देती है। तो वो अनपढ़ किसान क्या करता है उस वक्त? वो किसान उस अनजान राजा को अपनी झोपड़ी में लाता है। उस बेचारे के पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। वो बिना सोचे वो दोनों रोटियां राजा को खिला देता है। पर बात सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। उसने अपना बिस्तर भी दे दिया था ना? बिल्कुल। उस किसान के पास ऊन और चमड़े का बना हुआ एक ही गर्म बिस्तर था। वो अपना वो गर्म बिस्तर राजा को दे देता है और खुद उस कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर सो जाता है। पूरन सिंह जी कहते हैं कि उस अनपढ़ और गरीब किसान ने उस रात दया और उदारता का जो मौन व्याख्यान दिया, वैसा व्याख्यान दुनिया की कोई बड़ी किताब या कोई बड़ा विद्वान दे ही नहीं सकता। सच में ये कहानी सीधे दिल पर लगती है। हाँ, और अगर राजा अपना पूरा राज भी उस किसान को दे दे तो भी वो उस आचरण की कीमत नहीं चुका सकता। ये बात तो है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर पूरन सिंह जी के इस विचार को चैलेंज करना चाहती हूँ। बोलिए, क्या उलझन है? क्या ये थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी, मतलब थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं लग रहा? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि सदियों से जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, जो स्कूल और विश्वविद्यालय बनाए गए, जो पूरा ग्रामर बना, वो सब पूरी तरह से बेकार है? अगर शब्द नहीं होंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाएंगे कैसे? क्या उन सारे पंडितों और ज्ञानियों का वजूद ही बेकार है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन पूर्ण सिंह जी यहाँ बहुत क्लियर हैं। वो ज्ञान या धर्म को बेकार बिल्कुल नहीं कह रहे। वो बस उनकी प्रायोरिटी और उनकी लिमिट तय कर रहे हैं। मतलब? वो कहते हैं कि ज्ञान एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। नक्शा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब असल में बारिश होगी ना, तो वो ब्लूप्रिंट का कागज आपको भीगने से नहीं बचाएगा। छत तो बनानी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली। उसके लिए आपको ईंट गारे से छत बनानी ही पड़ेगी। धर्म या ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे आचरण में उतारने की हिम्मत आपकी आत्मा में हो। बिना आचरण के ज्ञान बिल्कुल वैसा है जैसे बिना इंजन की कोई ट्रेन। और यहीं पर ना वो उस जहाज के कप्तान का उदाहरण वापस लाते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। हाँ, वो शराबी कप्तान जो तूफान में फंस गया था। बिल्कुल। वो कप्तान अपने पर्सनल लाइफ में चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे पूरा समाज उस पे थू-थू करता हो, लेकिन जब असल संकट आया, जब जहाज डूबने वाला था, तब उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सही बात है। उस संकट की घड़ी में लिया गया उसका वो डिसीजन, उसका वो मौन आचरण उन तमाम धार्मिक उपदेशों से 1000 गुना महान है जो लोग आरामदायक बिस्तरों पर बैठकर देते हैं। आचरण की असली परीक्षा कभी शांत पानी में नहीं होती, वो तूफान में होती है। वाह, यानी शब्द जब तक आचरण की भट्टी में तपते नहीं हैं, तब तक वो सिर्फ हवा में उड़ने वाली आवाजें हैं। और एक बात जो मुझे इस निबंध में बहुत गहराई से समझ आई, वो ये है कि ये आचरण किसी भाषा, किसी जाति या किसी ज्योग्राफी का मोहताज नहीं है। एकदम सही।
ये जो आचरण की सभ्यता है ये पूरी तरह से यूनिवर्सल है। निबंध में एक लाइन है कि आचरण की सभ्यता का देश ही सबसे निराला है। मतलब जब कोई इंसान इस लेवल पर पहुंचता है तो उसके लिए अमीर गरीब का भेदभाव या मानसिक और शारीरिक झगड़े सब बेमानी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि दया, प्रेम और निस्वार्थ सेवा की जो भाषा होती है ना, वो दुनिया का हर इंसान और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी समझते हैं। अगर एक छोटी सी बच्ची डूब रही है और उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई कुलीन ब्राह्मणी क्यों ना हो, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस गंगा की तेज धार में कूद पड़ता है। तो वो उस वक्त ये थोड़ी पूछेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। बिल्कुल नहीं। उस पल वो ये नहीं देखता कि उस बच्ची की जाति क्या है या वो किस देश की है, वो बस कूद जाता है। ये जो बिना सोचे समझे किया गया मौन आचरण है, यही मानवता की सबसे ऊंची चोटी है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इसी यूनिवर्सैलिटी पर बात करते हुए पूरण सिंह जी एक और पॉइंट उठाते हैं जो आज के दौर में थोड़ा तीखा और कंट्रोवर्शियल लग सकता है। हाँ, वो पश्चिमी सभ्यता वाला पॉइंट ना। हाँ, वो कहते हैं कि जो उच्च सभ्यता है उसका जन्म किसी आरामदायक जगह से नहीं बल्कि भौतिक और कठोर जीवन से होता है। जैसे वो वेस्टर्न देशों की उन जातियों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने समुद्रों और पहाड़ों से लगातार फिजिकल संघर्ष किया है, और दूसरी तरफ वो भारत के उस दौर के पतन का कारण बताते हैं कि हम भारतीय लोग सिर्फ कोरे स्वप्न देखने वाले बन गए थे। उनका मानना था कि हम आलस्य में डूब गए थे। बिल्कुल। उनके मुताबिक हमने सोच लिया था कि सिर्फ अध्यात्म या योग ध्यान से ही सब कुछ हासिल हो जाएगा, बिना किसी फिजिकल मेहनत के। अब देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस मंच से हम किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और ना ही हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर्स के बीच किसी सुपीरियर या इंफीरियर होने की डिबेट को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा काम सिर्फ उनके उस निबंध में दिए गए व्यूज का एक न्यूट्रल विश्लेषण करना है। तो उनकी इस कटाक्ष के पीछे आखिर लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक देखिए बहुत ही स्ट्रीट था। वो सभ्यता को नापने का पैमाना ही बदल रहे थे। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ बड़े बड़े फिलॉसफी के विचार रख लेने से या ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख देने से कोई भी देश महान नहीं बन जाता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, महानता तब आती है जब वहां के लोग अपने जीवन की कुदाली उठाते हैं, धरती पर पसीना बहाते हैं और यथार्थ की उस कठोर जमीन पर अपना रास्ता खुद खोदते हैं। उनका ये जो कटाक्ष था ना, वो असल में एक चेतावनी थी कि ज्ञान के अहंकार में आकर कर्म करना मत छोड़ देना। बिल्कुल। क्योंकि जब तक ज्ञान का वो बीज धरती की धूल में, मेहनत के पसीने में और जीवन की कड़वाहट में नहीं पकेगा, तब तक वो एक मजबूत आचरण का पेड़ बन ही नहीं सकता। वाह, क्या बात है। तो अगर अब हम इस पूरी गहन चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटें, तो आज हमने इन दोनों अलग अलग स्रोतों से मानव चरित्र के दो बहुत ही जरूरी पहलू देखे। हाँ, एक तरफ हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी हैं जो हमें दिखाते हैं कि शब्दों में कितनी ज्वलंत ताकत होती है, कैसे एक कवि के अपने पर्सनल दुख से निकली हुई कविता वो स्वतंत्रता पुकारती, वो कैसे एक पूरे सोए हुए राष्ट्र की रगों में बिजली दौड़ा सकती है। शब्द वाकई में वो चिंगारी हैं जो किसी भी बदलाव की शुरुआत करते हैं। सही बात है। और वही दूसरी तरफ हमारे पास सरदार पूरन सिंह का दर्शन है जो हमें सीधा खींचकर जमीन पर ला पटकता है। वो याद दिलाता है कि भाई शब्दों की चिंगारी से आग तो लग गई, लेकिन अब उस आग पर सबके लिए खाना पकेगा या वो आग पूरा घर जला देगी, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके ठोस और मौन आचरण पर निर्भर करता है। एकदम सटीक। बिना उस आचरण के दुनिया की सबसे सुंदर कविताएं और सबसे पवित्र उपदेश भी एकदम खोखले और व्यर्थ हैं। और अगर इस पॉइंट को आज के दौर में रखकर देखा जाए ना, तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। वो कैसे? मतलब सोचिए, आज हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जी रहे हैं। सोशल मीडिया खोलिए, हर कोई वहां नैतिकता की बातें कर रहा है। हाँ, ज्ञान देने वालों की तो कमी नहीं है आजकल। बिल्कुल। हर किसी के स्मार्टफोन में दुनिया भर के शास्त्र और कोट्स भरे पड़े हैं। हर कोई जज कर रहा है और बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब असल लाइफ में संकट आता है तो वो सारा ऑनलाइन ज्ञान और वो शब्दों के आदर्श पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सही कहा। असली मुद्दा ये है ही नहीं कि हम नैतिकता के बारे में कितना जानते हैं या हम कितनी अच्छी बातें लिख सकते हैं। असली बात यह है कि जब हालात बहुत खराब होते हैं या जब कोई हमें नहीं देख रहा होता, तब हम असल में करते क्या हैं। और यही हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हमारी बड़ी बड़ी डिग्रियां, हमारा पढ़ा हुआ सारा साहित्य और हमारी वो सारी मीठी बातें,
ये सब इस एक्सरे मशीन की तरह है जो सिर्फ हमारा बाहरी ढांचा दिखाती हैं, लेकिन हमारी आत्मा का और हमारे असली चारित्र का जो सबसे सच्चा एक्सरे है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आचरण है। वो चुप रहता है, मौन रहता है, लेकिन वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। ये बात हमें एक बहुत ही गहरे और फाइनल थॉट के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की इस रफ्तार भरी और शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है, अपनी आवाज ऊंची करना चाहता है, हाँ, अगर सच्चे आचरण की भाषा पूरी तरह से मौन है, अगर इसे किसी भी शब्द की जरूरत ही नहीं है, तो बस ये सोचिए, बिना एक भी शब्द बोले हमारा मौजूदा आचरण आज इस दुनिया को आखिर कौन सा व्याख्यान दे रहा है।